हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्प्रेडिंग शिक्षा। आज हम आप सबको समाजशास्त्र के बारे में इस चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे। समाजशास्त्र के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे आप लोगों से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास। समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास कैसे हुआ, इसके बारे में हम आपसे आज चर्चा करेंगे। वैसे तो आप सब लोगों ने पढ़ ही रखा है कि समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस और लोगस। सोशियस लैटिन भाषा से लिया गया है, सोशियस लैटिन भाषा से लिया गया है और लोगस ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा को कभी कभी क्वेश्चन बनता है, पीजीटी 2016 में क्वेश्चन बना था कि ग्रीक वहाँ नहीं था ऑप्शन में, यूनानी लिख उठा था, तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए थे और उनका क्वेश्चन गलत हो गया था। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ग्रीक भाषा को यूनानी भाषा भी कहते हैं, जिसका अर्थ क्रमशः समाज तथा शास्त्र होता है। इस प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। क्या है? समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। समाजशास्त्र 150 या 60 वर्ष, लगभग 150 या 60 वर्ष पुराना है। समाजशास्त्र का उद्भव यूरोप महाद्वीप में हुआ है। कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि समाजशास्त्र का उद्भव किस महाद्वीप में हुआ है, तो वहाँ फ्रांस नहीं रहेगा, ज़्यादातर हम लोग फ्रांस को ही खोजेंगे, तो वहाँ महाद्वीप रहेगा, एशिया महाद्वीप, यूरोप, अफ्रीका। तो कहाँ हुआ था समाजशास्त्र का उद्भव? तो यूरोप महाद्वीप में हुआ था। समाजशास्त्र के उद्भव में दो क्रांतियों का विशेष रूप से योगदान बनता है। क्वेश्चन बनता है कि समाजशास्त्र के उद्भव में कौन कौन सी क्रांतियाँ जिम्मेदार हैं, तो फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, या ऑप्शन में बोथ दोनों दिया रहेगा, तो हम दोनों को ही मानेंगे। विशेष रूप से इन दोनों ही क्रांतियों का योगदान है। फ्रांसीसी और औद्योगिक क्रांति के पूर्व यूरोप में और दो क्रांति हुई, जिसे हम वाणिज्यिक क्रांति और वैज्ञानिक क्रांति के नाम से जानते हैं। वाणिज्यिक क्रांति 1450 से 1800 के लगभग में हुई थी। कब हुई थी? 1450 से 1800 के लगभग में हुई थी। इन दो क्रांतियों का काल पुनर्जागरण काल या रेनेसा कहा जाता है। इन दो क्रांतियों का काल पुनर्जागरण काल कहा जाता है। कौन सी क्रांतियों का काल? वाणिज्यिक क्रांति और वैज्ञानिक क्रांति। तो अगर क्वेश्चन बने कि औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी की क्रांति के पूर्व कौन सी क्रांति हुई थी, तो वाणिज्यिक और वैज्ञानिक क्रांति हुई थी। परंतु समाजशास्त्र के उद्भव के लिए अगर पूछा जाए कि समाजशास्त्र के उद्भव में कौन सी क्रांति मुख्य रूप से जिम्मेदार है, तो फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति को ही माना जाएगा, क्योंकि विशेष रूप से यही दो क्रांतियां जिम्मेदार हैं। एक विचारक थे टीबी बाल्टीमोर जी ने अपनी पुस्तक में, उनकी बुक है, एक बहुत ही फेमस बुक है, बहुत बार क्वेश्चन बना है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इनकी पुस्तक का नाम है एक गाइड टू प्रॉब्लम एंड लिटरेचर। एक गाइड टू प्रॉब्लम एंड लिटरेचर। इसमें इन्होंने सामाजिक उद्भव के दो कारक बताए हैं। कौन कौन से कारक हैं वो दो कारक? एक सामाजिक कारक और एक बौद्धिक कारक। सामाजिक कारक और बौद्धिक कारक। सामाजिक कारक में इन्होंने दो बातों को बताया है, एक औद्योगिक क्रांति और एक फ्रांसीसी क्रांति। जो औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति हम लोग पढ़े हैं, वो इन्होंने सामाजिक कारक के अंतर्गत रखा है, और बौद्धिक कारक के अंतर्गत इन्होंने रेनेसां आंदोलन को रखा है, राजनीतिक दर्शन को रखा है, इतिहास दर्शन, सामाजिक सर्वेक्षण और सामाजिक डार्विनवाद को रखा है इन्होंने बौद्धिक कारक के अंतर्गत। क्वेश्चन बनता है कि समाजशास्त्र के उद्भव में इसमें ऑप्शन में दिया रहेगा कि रेनेसां आंदोलन, राजनीतिक दर्शन, इतिहास का दर्शन, और इसमें से एक दे दिया रहेगा कि औद्योगिक क्रांति या फ्रांसीसी क्रांति ऑप्शन में। तो उसमें से पूछ लेगा कि समाजशास्त्र के उद्भव में बौद्धिक कारक के अंतर्गत कौन सा नहीं है। तो हम जब ये हमारा क्लियर रहेगा कि बौद्धिक कारक कौन से हैं और सामाजिक कारक कौन से हैं, तो हम इसको आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। औद्योगिक क्रांति शब्द का इसमें ये एडिशनल मैंने रखा है। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टैनबी ने किया था।
टायनबी महोदय जी थे। इन्होंने द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इनकी एक पुस्तक थी, उसमें इन्होंने औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। क्वेश्चन बना है, कई बार बना है एग्जाम में कि औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो टायनबी ने। इसी से मिलता जुलता औद्योगिक समाज शब्द का प्रयोग, ये भी क्वेश्चन बना है। तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन है, औद्योगिक से थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि क्रांति और समाज में, तो इसलिए हमने दोनों को साथ रखने की कोशिश की है। और हमारे इस चैनल के माध्यम से, मतलब इस सीरीज के माध्यम से हम आप लोगों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो समाजशास्त्र में एक ही चीज़ों को कई विद्वानों ने बोला है और उससे मिलती जुलती, बस एक दो शब्दों के अंतर से क्वेश्चन के आंसर बदल जाते हैं। तो उन सारे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम उन तीनों चारों फैक्ट हो, चाहे डेफिनेशन हो, चाहे कुछ भी हो, उनको एक साथ लाने की कोशिश करेंगे। जब एक साथ हम पढ़ेंगे, पैरेलल पढ़ेंगे कि इनकी परिभाषा में क्या अंतर है, उनकी परिभाषा में क्या अंतर है, उन्होंने क्या कहा, उनके कौन से शब्द दिए, तो जब साथ साथ हम पढ़ेंगे तो हमारे बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और हमारे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे एग्जाम में। क्योंकि ऐसे मिलते जुलते आ जाते हैं तो ऑप्शन में बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम उनको एक जगह साथ साथ लाने की कोशिश करेंगे और आप लोग हमारा सहयोग करेंगे तो हम ऐसे बहुत सारे नए नए फैक्ट लाएंगे जो कि आपको एक जगह नहीं मिलेगा। हमने कई जगह से जो हमको नई नई चीज़ें दिखी पढ़ने के बाद, कई बुकों को पढ़ने के बाद, तो उसको हम एक जगह लाकर रखने की कोशिश करेंगे। तो औद्योगिक समाज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सेंट साइमन महोदय जी ने किया था। एक पृथक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र का उदय, एक पृथक विज्ञान। क्वेश्चन बनता है कि मतलब समाजशास्त्र का उदय कौन सी शताब्दी में हुआ, तो उसमें दिया रहेगा 18वीं, 17वीं, 20वीं। तो कौन सी शताब्दी माना जाएगा? 19वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी? 19वीं शताब्दी। एक विचारक हैं रॉबर्ट बेरस्टीड, इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक है, कई बार एग्जाम में आई है, द सोशल ऑर्डर, 1970 में लिखी गई थी। उसमें इन्होंने एक डेफिनेशन दी है, ये डेफिनेशन बहुत बार क्वेश्चन बना है, बहुत बार एग्जाम में आया है। एक विषय के रूप में समाजशास्त्र नवीन है जबकि इसका अतीत काफ़ी लंबा है। तो ये पूछता है कि ये डेफिनेशन किसकी है, तो ये रॉबर्ट बेरस्टीड महोदय जी की है। और इनका एक स्टेटमेंट आया था अभी पीजीटी 2020-21 में कि समाजशास्त्र दो भाषाओं की दोगली संतान है। ये कथन किसका है, तो ये रॉबर्ट बेरस्टीड महोदय जी का है। इन्हीं से मिलती जुलती जे.एस. मिल जी का एक कथन है कि समाजशास्त्र दो भाषाओं की अवैध संतान है। तो ये दोनों स्टेटमेंट बहुत कंफ्यूज करते हैं कि जे.एस. मिल होंगे कि बेरस्टीड होंगे। तो ये जब दोगली संतान आएगा तो बेरस्टीड रहेंगे और अवैध संतान रहेगा तो जे.एस. मिल महोदय जी को हम टिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम समाजशास्त्र के विकास की अवस्थाओं के बारे में आपसे चर्चा करेंगे कि समाजशास्त्र के विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। तो समाजशास्त्र के विकास की 4 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं हैं। समाजशास्त्र के विकास की 4 अवस्थाएं हैं। ये दोस्तों हमको हर बुक में एक जगह नहीं मिला। ये अवस्थाओं के बारे में कई बुकों में अलग अलग जगह पे, सारी बुकों में नहीं मिलता, कहीं कहीं किसी बुक में मिलेगा कौन कौन सी अवस्था के कौन कौन थिंकर हैं। तो इसको मैंने यहाँ एक साथ ला कर रखा है ताकि आप लोगों को एक साथ जानकारी मिल सके। तो इसकी 4 अवस्थाएं हैं, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय और चतुर्थ चरण। क्वेश्चन बन जाता है कि समाजशास्त्र के विकास की कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है, तो 4 चरणों में बांटा गया है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि समाजशास्त्र के विकास के प्रथम चरण के कौन से विद्वान माने जाते हैं, तो ज़्यादातर हम लोग काम्ट जी को ही पढ़े हैं कि उन्होंने ही समाजशास्त्र नाम दिया और वही जनक माने जाते हैं। तो ऐसे में हम लोग यही करेंगे कि प्रथम चरण में हम काम्ट जी को ही सही मान लेंगे, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। प्रथम चरण के विचारक में प्लेटो जी हैं और अरस्तु जी को माना जाता है। प्रथम चरण, समाजशास्त्र के विकास के प्रथम चरण के विचारक प्लेटो और अरस्तु हैं। ये बहुत बड़े महान दार्शनिक थे। इन्होंने भी समाजशास्त्र के समाज के उद्भव के बारे में बहुत ही योगदान दिया है। एक क्वेश्चन बना था कि समाज का सुव्यवस्थित अध्ययन करने वाले प्रथम पश्चिमी दार्शनिक जिसे इतिहास में समाजशास्त्रीय कहा जा सकता था, पश्चिमी दार्शनिक जिसे इतिहास में समाजशास्त्रीय कहा जा सकता था, तो वो कौन है?
तो ऑप्शन में रहेगा कि प्लेटो, काउंट, इक्विनास और अरस्तु। तो हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं वहाँ पे कि समाज का सुव्यवस्थित। अब सुव्यवस्थित शब्द देख के, क्योंकि काउंट जी ने व्यवस्था एवं संगठन की बात की है, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। लेकिन अगर समाज का सुव्यवस्थित अध्ययन की बात रहेगी तो वहाँ प्लेटो जी रहेंगे, और अगर समाज शास्त्र का सुव्यवस्थित अध्ययन की बात रहेगी तो वहाँ पे काउंट जी रहेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर द्वितीय चरण के कौन से थिंकर हैं, विचारक हैं? ये एक हैं इक्विनास महोदय जी और एक दांते महोदय जी हैं। और तृतीय चरण में हाब्स, लॉक और रूसो हैं। हाब्स, लॉक और रूसो। अब जैसे पूछ लेगा तृतीय चरण के विचारक, समाजशास्त्र के विकास के तृतीय चरण के, तो समाजशास्त्र सब्जेक्ट देखा मैंने, और हम सोचेंगे कि हाब्स, लॉक, रूसो तो पॉलिटिक्स में आते हैं, ये तो सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिए हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकते। तो क्वेश्चन हमारा गलत होने के चांस रहेंगे। तो ये जान लीजिए आप सब लोग कि तृतीय चरण के विचारक हाब्स, लॉक और रूसो जी माने जाते हैं। चतुर्थ चरण, यही सही मायने में सबसे महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि इसी मायने में ही चतुर्थ चरण में ही सही मायने में समाजशास्त्र की पृष्ठभूमि तैयार हुई थी। चतुर्थ चरण के ही विद्वान हैं मॉन्टेस्क्यू जी हैं, काउंट हैं, स्पेंसर हैं, मार्क्स हैं, ये सभी चतुर्थ चरण के ही विद्वान माने जाते हैं। समाजशास्त्र के जनक, अब हम समाजशास्त्र के जनक के बारे में चर्चा करेंगे आप लोगों से कि समाजशास्त्र के जनक के रूप में फ्रांस के विचारक अगस्ट कॉम्ट जी को माना जाता है। ये तो हम सभी लोग जानते हैं। इनका जन्म 19 जनवरी 1798 को हुआ। इनका पूरा नाम इसीडोर, गूगल पे इसीडोर दिखा रहा था, जबकि बुकों में आपको रेसिडोर मिलेगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इन लोगों के नाम में काफ़ी अपभ्रंश रहता है। तो इसीडोर या रेसिडोर अगस्ट मैरी फ्रांकोइज जेवियर कॉम्ट। कभी कभी इंटरव्यू वगैरह में पूछ लेते हैं कि कॉम्ट जी का पूरा नाम क्या है। इनके गुरु सेंट साइमन जी थे। 1838 में कॉम्ट जी ने सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए सोशल फिजिक्स का प्रयोग किया था। 1838 में कॉम्ट जी ने सोशल फिजिक्स, सामाजिक भौतिकी का प्रयोग किया था। समाजशास्त्र के लिए नाम रखने के लिए इन्होंने समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए सोशल फिजिक्स नाम रखा, लेकिन इसको बेल्जियम के एक वैज्ञानिक क्वेटलेट थे जिन्होंने उसका इस्तेमाल कर लिया था। तो कॉम्ट जी ने इसका नाम दूसरा रखा और इसका समाजशास्त्र शब्द 1838 में ही समाजशास्त्र शब्द दिया गया। एक विचारक है जॉन स्टुअर्ट मिल ने नीति शास्त्र इथोलॉजी शब्द के प्रयोग का सुझाव दिया। इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए इथोलॉजी शब्द का प्रयोग करना चाहिए, तो विद्वानों ने इसे अस्वीकार कर दिया गया, विद्वानों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। J.S. मिल ने समाजशास्त्र को दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान, अभी आपको मैंने ऊपर बताया था कि दो भाषाओं की अवैध संतान, तो यहाँ देखिए, यहाँ अवैध संतान है। J.S. मिल ने समाजशास्त्र को दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान माना है। और इन्होंने समाजशास्त्र के जनक के रूप में कॉम्ट को माना जाता है, क्योंकि यह शब्द इन्हीं के द्वारा दिया गया। तो क्वेश्चन बना था कि समाजशास्त्र के जनक के रूप में कॉम्ट को माना जाता है, क्यों? तो ऑप्शन में रहेगा क्योंकि यह शब्द उन्हीं के द्वारा दिया गया। फिर ऑप्शन में रहेगा क्यों वैज्ञानिक तरीका सुझाया। तो सबसे ज़्यादा सही आंसर जो होगा कि समाजशास्त्र का शब्द इनके द्वारा दिया गया, यही आंसर सही माना जाएगा। ये स्टेटमेंट है कॉम्ट जी का। इन्होंने समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था व प्रगति का विज्ञान है। कॉम्ट जी ने कहा समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था व प्रगति का विज्ञान है। और ये भी कहा समाजशास्त्र सभी विज्ञानों की महारानी है। ये भी कॉम्ट जी ने कहा समाजशास्त्र सभी विज्ञानों की महारानी है। समाजशास्त्र के संदर्भ में इरविंग जेटलिन, अब देखिए यहाँ एक इरविंग जेटलिन महोदय जी हैं। इन्होंने समाजशास्त्र की उत्पत्ति दो विरोधी विचारधाराओं के बीच अंतरक्रिया से हुई है। अब ये कॉम्ट जी से मिलता जुलता इनका भी है, इन्होंने दो भागों में बांटा है इसको, तो हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ इकट्ठे ला के रखा कि ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना हो, कन्फ्यूजन ना हो।
तो इरविंग जेटलिन महोदय ने भी कहा है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति दो विरोधी विचारधाराओं के बीच अंतरक्रिया से हुई है। प्रथम प्रगति की विचारधारा, दूसरा व्यवस्था की विचारधारा। अब देखिए, हम लोगों ने पढ़ा है ना कि समाजशास्त्र सामाजिक प्रगति एवं व्यवस्था की विचारधारा व्यवस्था है तो हम कॉम्ट जी को ही मान सकते हैं। पर इन्होंने भी कहा है कि प्रथम प्रगति की विचारधारा आइडियोलॉजी ऑफ प्रोग्रेस को माना है और दूसरा व्यवस्था की विचारधारा। तो जहाँ व्यवस्था देखेंगे हम तुरंत हमारा दिमाग में आएगा कि सामाजिक संगठन या सामाजिक व्यवस्था की बात तो कॉम्ट जी करते हैं, तो कॉम्ट जी ही सही होंगे। तो नहीं, इसको आप ध्यान रखिएगा कि ये इरविंग जेटलिन महोदय जी का वो स्टेटमेंट है। इरविंग जेटलिन जी ने ये बांटा है दो भागों में। अब हमने कुछ इसमें एडिशनल कई बुकों से हमको मिला जो इसमें ज़रूरी था, मैंने उसको यहाँ जोड़ के रखने की कोशिश की है ताकि आप लोगों का नॉलेज इम्प्रूव हो सके। तो बौद्धिक कारक की व्याख्या सर्वप्रथम मॉरिस जिन्सबर्ग ने की थी। जो आगे है, पहले हमने पढ़ा है ना कि जो आगे हमने पढ़ा है कि टी.बी. बाल्टीमोर जी ने जो सामाजिक कारक बताए थे और बौद्धिक कारक, समाजशास्त्र की उत्पत्ति में दो कारक को जिम्मेदार माना था, एक सामाजिक कारक और एक बौद्धिक कारक माना था टी.बी. बाल्टीमोर जी ने अपनी पुस्तक गाइड टू प्रॉब्लम एंड लिटरेचर में। तो वहाँ पे बौद्धिक कारक जो है, तो अगर पूछ लिया जाए कि बौद्धिक कारक का सर्वप्रथम प्रयोग, तो मॉरिस जिन्सबर्ग महोदय एक हैं। इनकी पुस्तक है रीजन एंड अनरीजन सोसाइटी में, अपनी पुस्तक रीजन एंड अनरीजन सोसाइटी में राजनीतिक दर्शन, इतिहास का दर्शन, उद्विकास का जीव वैज्ञानिक सिद्धांत, राजनैतिक व सामाजिक सुधार आंदोलन, इन बातों की व्याख्या की थी उन्होंने अपनी पुस्तक रीजन एंड अनरीजन में। बौद्धिक कारक की व्याख्या सर्वप्रथम की थी, उसमें इन बातों को इन्होंने बताया था। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक इन्होंने आलोचना की थी, मिल जी ने कॉम्ट जी की आलोचना की थी कि समस्त प्रत्यक्षवादी चिंतकों में कॉम्ट सबसे कम प्रत्यक्षवादी थे। यहाँ प्रत्यक्षवादी होना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, प्रत्यक्षवादी होना चाहिए यहाँ पे। तो समस्त प्रत्यक्षवादी चिंतकों में कॉम्टे जी सबसे कम प्रत्यक्षवादी थे। तो ये आलोचना की है जीएस मिल महोदय ने की है। औद्योगिक क्रांति समानता तथा स्वतंत्रता के लिए मानव संघर्ष से संबंधित थी, यहाँ स्वतंत्रता होना चाहिए। औद्योगिक क्रांति समानता तथा स्वतंत्रता के लिए मानव संघर्ष से संबंधित थी, जो हमने पहले पढ़ा है कि जो कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि औद्योगिक क्रांति किससे संबंधित थी और फ्रांसीसी क्रांति किससे संबंधित थी। तो यहाँ औद्योगिक क्रांति नहीं रहेगा, ये गलत है, यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति होगा। फ्रांसीसी क्रांति आप लोग सही कर लीजिएगा, यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति होगा। फ्रांसीसी क्रांति किससे संबंधित थी, तो वो समानता और स्वतंत्रता से संबंधित थी। और औद्योगिक क्रांति जो थी वो खनन तथा कपास से प्रभावित थी। जो औद्योगिक क्रांति थी वो क्वेश्चन बन सकता है कि समाजशास्त्र के उद्भव में जो औद्योगिक क्रांति है वो किस चीज़ से प्रभावित थी, तो खनन तथा कपास से प्रभावित थी। और जो फ्रांसीसी क्रांति थी वो समानता तथा स्वतंत्रता से संबंधित थी। अब ये एक स्टेटमेंट है बाल्टीमोर जी का कि किसने कहा कि भारत की एकता इतिहास में अधिकांश समय सामाजिक या राजनीतिक एकता होने की बजाय सांस्कृतिक ही रही। ये स्टेटमेंट आया था जीआईसी 2020-21 में, ये क्वेश्चन बना था, उसमें ये स्टेटमेंट पूछा गया था। तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि ये स्टेटमेंट बाल्टीमोर जी का है। अच्छा, क्वेश्चन बनता है कि औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई, ऐसा क्वेश्चन बनता है कि औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई। तो ऑप्शन में रहेगा यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी सोवियत संघ रूस, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या जर्मनी। तो इसमें जो है कहाँ हुई थी, तो यूके में हुई थी। औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी, यूके में हुई थी। और फ्रांस का तो हम लोग जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति तो फ्रांस में ही हुई थी।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आप हमारा सपोर्ट करते हैं, हमारे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, तो आगे हम ऐसे ही वीडियो आप सब लोगों को देते रहेंगे, जिससे आप लोगों का नॉलेज इम्प्रूव होता रहेगा। और जब हमारे 2-3 टॉपिक कवर हो जाएंगे तो हम उससे रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर या एग्ज़ाम में आए हुए हैं, उन सबको हम क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों का सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे।